अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हमारे स्टूडियो में हमें स्पेशल मेहमान शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने का। सर सुंदस, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि मैं तो खुद दिल कर रहा था आने को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें जो है डिस्कस हो रही हैं, एनआरओ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पॉलिटिकल जो माहौल है इस वक्त वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत टर्बुलेंट है। लेकिन एक चीज़ जो आज हुई है, जो बड़ा गिला था अपोजिशन को, जो बार बार वो कह रहे थे कि एहतसाब नहीं हो रहा है, क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है, सिलेक्टिव जस्टिस हो रही है। तो आज जो अलीम खान साहब की गिरफ्तारी है और साथ ही उन्होंने जो है इस्तीफ़ा भी अपना जो है वो हैंड रिटन दे दिया है, इससे आपको लगता है कोई सियासी माहौल पर जो है फ़र्क पड़ेगा? शायद कोई अपोजिशन का गिला जो है वो डिफरेंट हो? और क्या ये वो पहली गिरफ्तारी है जो अब गवर्नमेंट की तरफ से हुई है और इसके बाद भी अब बहुत सारी गिरफ्तारियां होने का इम्कान है? सुंदर, बात यह है कि अलीम खान वो आम आदमी नहीं, आम वर्कर नहीं थे। वो तहरीक इंसाफ के बानी मेम्बरान में हैं। इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहे और उन्होंने, और इस वक्त उनकी पोजीशन जो है सीनियर वजीर है पाकिस्तान के सबके बड़े सूबे से। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अक्रॉस दी बोर्ड जब खान साहब बात करते थे कि जब नया पाकिस्तान होगा, जब हम लोग किसी को अप्रोच नहीं करने देंगे, किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, खा वो मेरे राइट हैंड का हो, खा वो जितना भी हमारे क्लोज हो, अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। अलीम खान साहब 5वीं दफ़ा पेश हुए, वो मुतमिन नहीं कर सके नैब को, नैब ने उनको कस्टडी में ले लिया, अरेस्ट कर लिया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो अगर क्लियर हो जाते हैं, वो अगर नैब को मुतमिन कर लेते हैं तो जाहिर है वापस अपनी पार्टी में आएंगे। अगर वो मुतमिन नहीं कर सकते तो हम वो काम नहीं करेंगे जो नून लीग कर रही है। वो क्या कर रही है? नील, अब देख लीजिए, जब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, जब ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी हुई, क्या क्या नहीं कहा गया नैब को, क्या क्या उनके खिलाफ बातें नहीं की गई। ये नैब है, ये बुक्स भरा हुआ है, नैब जो है विक्टिमाइजेशन कर रहा है, ये खान साहब का और नैब का गठजोड़ है। आज क्या कभी हुआ कि पाकिस्तान में इल्ज़ाम की बुनियाद पर वज़रा इस्तीफ़े देते थे? डॉक्टर बाबर अवान ने इस्तीफ़ा दिया, आज़म स्वाति ने इस्तीफ़ा दिया, और आज अलीम खान गिरफ्तार हुए तो हमारी हुकूमत ने यह कहा, यस, अकॉर्डिंग टू लॉ सब बराबर है। जो आइन और कानून एक गरीब के लिए है वही अमीर के लिए है, वही ताकतवर के लिए है, जो अपोजिशन के लिए है वही हुकूमती बेंचेस के लिए है। लेकिन आप थोड़ा सा, मैं आपको ये नहीं, मैं आपको कंपैरिजन करना चाहता हूँ, वो मियाँ शहबाज शरीफ, आज नून लीग वाले, अभी तलाल चौधरी को सुन रहा था, मैं अंदाज़ा कीजिए कि आज भी कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने 56 जाली कंपनियां बनाई, आज जेल में पड़े हुए हैं और ज़बरदस्ती नेशनल असम्बली को चलने नहीं दिया, और आके इन्होंने ज़बरदस्ती उहदे पे कब्जा करवाया हमसे, क्योंकि असम्बली नहीं चलने दे रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक देख लीजिए, उनके प्रोडक्शन आर्डर निकालें, मरियम देखें, हमजा, तमाम लोग सीटों में बैठे। किसी में इतनी सियासी और इखलाकी जरूरत नहीं है कि भाई अगर आप पे इल्ज़ामात हैं तो आप अपने ओहदे से हट जाइए और तहकीक तफ्तीश करवाइए, उसके बाद आप सौ भला जहाँ मर्जी पे आइए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि एक प्रेसिडेंट जो कायम हुआ है, आपने जो बात कही इंट्रो में, मैं बात को इंडोर्स करता हूँ कि तहरीक इंसाफ में किसी पर भी इल्ज़ाम हुआ और अगर वो साबित ना कर सका तो उसको हुकूमत की कोई हिमायत हासिल नहीं होगी, उसको तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई सपोर्ट हासिल नहीं। रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, बिल्कुल। एहतशाम साहब, मुझे बताइएगा कि ठीक है गिरफ्तारी भी हो गई और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन जो प्रोसीजर है कि ठीक है इल्जामात लगाए गए, लेकिन उनको प्रूफ भी तो करना है ना, कभी कब तक जो है नैब अपनी रासत में रखेगी लोगों को? इस पे आपको लगता है थोड़ा सा डिफरेंस जो है ट्रीटमेंट का वो दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है उनके मेम्बरान को? देखिए, दो चीज़ें सुंदस बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आई। पहली तो बात यह है कि हम जिस तरीके से अपोजिशन कहती रही है कि जी अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा, गिरफ्तारियां सिर्फ हम लोगों की हो रही हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी लोग करप्ट लोग बैठे हैं, लाइटली उन्होंने भी करप्शन की है, उनमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। मुझे स्टेटमेंट याद है हमजा शहबाज का, उन्होंने कहा था कि हम मानेंगे उस वक्त सही मानों में एक एहतसाब हो रहा है जब अलीम खान गिरफ्तार होंगे। तो मेरा ख्याल है हमजा शहबाज के लिए तो शायद अब कहने का वक्त आ गया है कि वो कहें कि एहतसाब सही हो रहा है। लेकिन सुंदर साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से एहतसाब के हवाले से नैब के ऊपर तनकीद की जाती है, अब क्यों कहा जाता है कि जी अब देखें, ना सिर्फ परवेज़ खट्टक हैं जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मौजूदा महमूद खान साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उनके बारे में कहा जाता है, इसी तरह और लोग भी हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है कि जी वो जो केस है उनके ऊपर मिस यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर का जो है। अब बात लोग यही कह रहे हैं कि जी ओपोजिशन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जी इंक्वायरी स्टेज के ऊपर तो आप बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के अंदर भी हैं, रूलिंग पार्टी के अंदर भी हैं, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जी जो 9-10 महीने से गिरफ्तार हैं, आज चीमा हैं, फवाद हसन फ़ाद हैं और लोग हैं, उन पर केस अभी तक आपने फाइनल नहीं किया, कोई
रेफरेंस नहीं भेजा। इंक्वायरी अभी भी हो रही है लेकिन गिरफ्तार हैं। शबाशी साहब भी गिरफ्तार हैं, अगरचे वो अब प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी हो जाते हैं तो यहाँ के वो मिनिस्टर इनक्लेव में मज़े लेते हैं। इसी तरह से ख्वाजा साद के बारे में कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली मेरा ख्याल है नैब के लिए मुश्किलात होंगी। वाइट कॉलर क्राइम अनर्थ करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। ओवर द ईयर ये नैब को कहा जा रहा है, हुकूमत कहती भी है एक्सपर्टीज़ देंगे, फॉरेंसिक उनके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी, इकोनॉमिस्ट उनको दिए जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिए जाएंगे। लेकिन एज वी स्पीक इवन जो केस लड़ने के लिए आ रहे होते हैं जूनियर लेवल के लोग होते हैं वकील, उनके मुकाबले में ख्वाजा हारिस जैसे करोड़ रुपए वाले भी लोग होते हैं। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए खाली ये कह देना कि जी एक बंदा गिरफ्तार हो गया तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सवाल फिर दोहराया जाएगा कि जी इंक्वायरी स्टेज है, आपने अगर ट्रायल करना है आप रेफरेंस बना के फाइनली क्यों नहीं भेजते, वो उसमें क्यों देर लगती है। अब नैब क्यों इस हवाले से मुश्किलात का शिकार है, मसलियत का शिकार है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही जा सकती है कि जब आप बार बार सुनते से कहते हैं कि हमें कड़ा एहतसाब, अक्रॉस द बोर्ड, रुथलेस अकाउंटेबिलिटी चाहिए और इसके लिए एहतसाब का अदारा एक आइनी अदारा है, उसके चेयरमैन को यूनिलैटरल इख्तियारात है गिरफ्तार करने के बहुत सारे हवालों से। उसको काला कानून भी दोनों पार्टियां कहती रही हैं लेकिन चेंज इन्होंने दोनों ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी पी सर आपकी बात में से एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है जो मैं शौकत बसर साहब से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि फवाद हसन फवाद जो है वो वहाँ पर अभी उनके पास है हिरासत में और आगे जो है मामलात नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, वी कंसिडर कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इस तरह जो प्रोसीजर को देखा जाता है तो आप कहेंगे आपको भी डिफरेंस नजर आता है? या बात तो सुन, मैं एक बात को आगे बढ़ा दूं, मैं पेशे के एतबार से वकील भी हूँ। नैब के कवानीन ये हैं कि आप इंक्वायरी स्टेज पे आपको वो नहीं गिरफ्तार करते जब तक आप उनको तमाम वो डाटा प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। यही फ़र्क है कि आम पुलिस की जो प्रोसीजरल कोड है और यहाँ पे नैब में डिफरेंस दोनों, चूंकि वहाँ पर नैब जो है वो 90 रोज़ तक हिरासत में रख सकता है, जबकि पुलिस ऑर्डर में आप 14 दिन आपको वो आप फिजिकल स्टडी में रह सकते हैं, उसके बाद आपको जुडिशियल जाना होता है। यहाँ पर आप जरा शहबाज शरीफ के केस को उठाकर देख लें, ख्वाजा साद रफीक को उठाकर देख लें। जब तक वो कॉपरेट कर रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि ये इन्वेस्टिगेशन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, सबूत फराहम नहीं कर रहे हैं, गवाहान को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो कस्टडी में चले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि बुलाया साफ पानी में पकड़ लिया आशियाना में। वही मैं बात करूं, नैब एट अ टाइम उनके खिलाफ 56 कंपनियों को भी इंटेरोगेट कर रहा था। लाल बस, जो मैं उसको लाल बस कहता हूं, वैसे लाल बस की भी थी, कट्टी ट्रेन की भी थी, जो कमीशन माफिया था, जो अफसाना हाउसिंग स्कीम थी, जो साफ पानी पैरेलल सबकी चल रही थी। जब उनमें वो फराहम नहीं कर सके वो गिरफ्तार हो गए। आज अब्दुल अलीम खान वो 5 दफा पेश हुए, वो मुतमिन नहीं कर पाए तो उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया। अब मुझे बताइए, आज याद आ रहा है मुस्लिम लीग नून को और खास में पीपल्स पार्टी को, नैब कवानीन बनाए इनने, चेयरमैन नैब इनने लगाया, और ये वो चेयरमैन नैब है जिसने हमारी हुकूमत आने से पहले, मैं यहाँ पे इस चेयरमैन नैब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, उस वक्त उन पर इल्जाम लगता था, देखें जी ये अभी तो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अपोजिशन वालों को। तो हमने तो साफ कहा हुआ था कि हमारे अंदर जो भी आदमी है, शौकत बसरा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अभी तक आपने कहा, वो पेश हुए हैं वहां पे जाके, वो वहां डॉक्यूमेंट्स वहां देकर आए हैं, रिकॉर्ड देकर आए हैं। इसलिए नैब मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए फवाद हसन फवाद का जहां तक मामला है वो जुडिशियल जा चुके हैं, अब चलान उनके खिलाफ अदालत में जा चुका है। इसी तरह जो आहत चीमा उनके खिलाफ वो जुडिशियल में जा चुके हैं, चलान उनके खिलाफ जा चुका है। यहां पर भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस होंगी। अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ को देखिए, यानी कि आप अंदाजा करें उनके खिलाफ कितने रेफरेंस दाखिल हुए हैं। इनके रेफरेंस क्यों नहीं मुकम्मल हो रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं, रेफरेंस मुकम्मल है, सिर्फ उसमें जो जिम्नियों के मामला, जो एविडेंस कलेक्ट होनी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने होते हैं, वो सिर्फ मिसिंग है, क्योंकि ये हुकूमत में थे। माजरत के साथ यहीं से वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बिच हंट का लफ्ज निकालते हैं। होता क्या है, आप एक गवर्नमेंट में रहे 10 साल, ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर रही है, अब वो वहां कहां आपको फाइल्स देंगे, कहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स फराहम करेंगे। ये तो मैं हिम्मत समझता हूं नैब वालों की, जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं 17 ग्रेड के और 18 ग्रेड के, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद करके वो तमाम सबूत इकट्ठे, पहली तो बात यह है कि तमाम सबूतों को जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जो बचे हैं वो लोगों ने इकट्ठे किए हैं। इसलिए आज का जो स्टेप है, इसके बाद आज मैं समझता हूं कि वो जो अपोजिशन जो एक वावेला कर रही थी, जो चीख चखाड़ा कर रही थी, आज अब्दुल अलीम खान के जाने के बाद, और जो मिसाल खुद भी कही कि खुद हमजा शहबाज ने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, कहा कि जिस दिन अब्दुल अलीम खान को पकड़ा जाएगा हम कहेंगे कि एहतसाब हो रहा है। तो आज मेरा ख्याल में ये वक्त आ गया है कि वो अब ये कह दें। बिल्कुल ज़मीर साहब, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये एक गिरफ्तारी से अब लेवल हो जाएगा मैदान, या ये इसलिए गिरफ्तार कर लिया है कि अब अपोजिशन की मजीद गिरफ्तारियां आने वाली हैं और ये उसकी जस्टिफिकेशन बन जाए? क्या लगता है? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद हुकूमत की साइड पे
मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि मैं तारीफ करूंगा कि 25 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारने के बाद शौकत बसरा साहब अभी हनीमून पीरियड में ही पीटीआई के साथ बड़ा अच्छा उनको डिफेंड कर रहे हैं। और एक यहाँ पे मैं लाइटर नोट पे एक बात कहूँ, मैंने कल भी करप्ट लोगों को डिफेंड नहीं किया था। नहीं वो मैं करूंगी, मैं और बात कर रहा हूँ जमीर भाई, मैं और अर्ज कर रहा हूँ। नहीं वो तो मुझे अब ये फख्र है, अब मुझे ये फख्र इस बात का है कि जिस लीडर की मैं पार्टी में मुझे कल डिफेंड करने में परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं, इसका मतलब है पहले परेशानी रही है पार्टी में। चले ठीक है, चले ये तो माने। लेकिन अब देखें, अगर याद हो कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और एहतसाब बुला रहा था एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को, और पूरा तकलीफ हो गई थी। लॉ मिनिस्टर जो इनके थे पंजाब में, राना सनाउल्लाह साहब, वो भी मतलब वार्निंग्स दे रहे थे, थ्रेट कर रहे थे नैब को कि तरीका होना चाहिए। एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन को बुला के 2.5 घंटे बिठाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब इस हद तक चले गए कि वो बहावलपुर में जलसा करते हुए उन्होंने बाकायदा वार्निंग और थ्रेट कर दिया चेयरमैन नैब को कि अगर आपने अपना तरीकाकार ठीक ना किया तो हम आपके ऊपर भी हम जो है मामला आ सकते हैं। बात यह है कि ये आप इस वक्त ये नहीं हो रहा। एक तो ये चीज बेहतर है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी जिस तरह अभी बात की कि आजम स्वाति हैं, जो डॉक्टर बाबर अवान भी चले गए, फिर परवेज खटक साहब अब सिटिंग। मैं ये चाहूंगा कि पीटीआई को अब ये सोचना चाहिए कि कल खुदा ना खास्ता इनका एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर होता है किसी भी मुल्क का, उसको भी अगर बुला के इंक्वायरी स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो एक शर्मिंदगी की बायस होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इनको चाहिए कि अभी भी जिसके हवाले से भी कोई केस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है और खदशा है कि रेफरेंस हो सकता है, और परवेज खटक साहब का मालम जब्बा वाला जो केस है वो अच्छा खासा सीरियस केस है। ज़मीर साहब, आप कह रहे गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा ले लिया जाए? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये कम से कम एटलीस्ट पोर्टफोलियोज तो छोड़ दें ना, वॉलंटरली छोड़ देंगे जी हमारे खिलाफ नैब में मामला चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, तो हम पोर्टफोलियो से अलहदा हो जाते हैं, ताकि कम से कम एक इन्फ्लुएंस जो एक फील आती है ना कि जी मिनिस्टर को बुलाना नैब का, अब जिस तरह आज तो खैर वो तो खत्म हो गया। मैं शाम साहब का जवाब लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक आके एनआरओ के मामले पे फिर बात करेंगे और जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है इस पर भी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जी ज़मीर साहब, आप कह रहे थे इस तरह की गिरफ्तारियां एम्बैरसमेंट का बायस होती हैं, अपनी बात प्लीज। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था, एक तो ये कि इनको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो दूसरी जो बात जो है शाम साहब ने की थी ना कि आहद चीमा और फवाद हसन फवाद अब कितने 9-10 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है कि वो पड़े हुए हैं और ये नैब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। वैसे शाम साहब बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखें कि आहद चीमा और फवाद हसन फवाद अरबों रुपए की एसेट्स हैं, चीजें हैं, निकल आई हुई हैं। बात यह है कि शायद उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने भी मानो और बताओ कि ये किसके कहने पे हुआ है। शायद वो अप्रूवर वाली जो कहीं पे वो जो एक सुई है ना, वो अटकी हुई है कि चाह रहे हैं कि हुकूमत के शायद इनकी भी कोई बचत हो जाए और ये कुछ बता दें या कुछ मान जाएं तो दूसरे केसेस में भी इनको आसानी हो जाए, तो वहां पे मामला होता है। वरना तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर रेफरेंस बिल्कुल अब इतने सारी चीजें उनके साथ उनके मतलब खिलाफ निकल आई हुई हैं। साद रफीक, वो जो लोहे के चने अपने आप को कहते थे, जब वो चबना शुरू हुए तो पता चला कि वो प्लास्टिक का चना भी नहीं था, और बाद में फिर निसार तक चले गए और मिन्नतें करते रहे कि जी सानू कटाओ बचाओ। तो वो सारी चीजें हैं सामने। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया, आप क्या इस पे ऐड करें? देखिए, बात ये है सुंदर कि ये एट टाइम ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है कि आप इतना अरसा तक इंतजार करते रहते हैं कि आप किसी को वादा माफ गवाह बना पाएं। इसमें ज़मीर की बात में बड़ा वजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके खिलाफ केसेस हैं, बेताशा चीज़ें पता चल गई हैं, कनाइमस पता चल गई है, यहाँ तक के साइन भी पता कर गए कि किस केस में किसने क्या साइन किया, प्रोजेक्ट किस किस को दिए गए। उनका एक बड़ा वाज़ेह रोल फवाद हसन फवाद का आ गया, और इसलिए उनके छोटे भाई बड़े भाई जो है ना कभी हमें मिलते हैं तो वो भी परेशान होते हैं कि ये क्या हुआ। देखिए, अब बात यह है कि फाइनली कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है अलीम खान साहब का, उनके बारे में जो आप देख लें मुल्क से बाहर जायदादें, एसेट बियॉन्ड मीन पिंडी की उनकी आप देख लें, हाउसिंग
सोसाइटी, ऑफशोर कंपनीज हैं। फिर वो EOBI के जो चेयरमैन जफर गोंदल के साथ मिलकर ज़मीन दी, वो कहते हैं कि अरबों के फंड्स वहाँ पे मिसयूज हुए। तो मेरा ख्याल है इसमें जो देर लगी है ना, ये एक नुकसान का बायस बन सकता है। याद करिए वो जो गो स्लो वाली बात थी, गो स्लो वाली बात है कि जब मैंने आपको कहा था कि ठीक है गवर्नमेंट की साइड पे भी मामला चलाते रहे लेकिन जरा गो स्लो, तो अब मेरा ख्याल है कि वो खत्म हो गया है। एक बात ऐड कर, जी ये वही फवाद हैं जो बात आप कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। बिफोर कोर्ट वो एडमिट कर चुके हैं जी कि मैं जो कुछ करता था वो मुझे हुक्मनामा मसूल होता था मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, वो मैं इंप्लीमेंट कर देता था। वो तो ऑलरेडी वो अफवाह बन चुके हैं और उसके खिलाफ वो सबूत, वो पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स सारे टैक्स माजत के साथ वो तरदीद कर चुके हैं। ये पहले खबर आई थी, लेकिन जब आप आगे थी कि मैं नहीं बना, जब आप एडमिशन कर लेते हैं बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज, वो बयान आपका अंडर 164 होता है। 161 से डिनाई कर सकते हैं, 164 से डिनाई नहीं। और वो जब पर्दा गिरा था, शाम साहब फवाद हसन फवाद जब पहली दफा सामने पेश हुए, पर्दा गिरा तो शहबाज शरीफ साहब पीछे बैठे हुए थे, तो उनके आंसू निकल आए थे। बिल्कुल। तो वो पॉइंट इज कि जब भी डिले होगा तो उसमें फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसके यही ये बात सही है कि डिले जो है वो नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। सर मुझे बताएं इस वक्त जो हॉट टॉपिक है NRO का, कि जो कहा जा रहा है, और स्पेशली अब तो नवाज शरीफ साहब ने जो कह दिया कि मैंने नहीं जाना है, मुझे जेल वापस भेज दें, मुझे क्या आपने जो है खाना बदोश बनाया हुआ है। तो इससे भी उन्होंने कहा कि लोगों को वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं चला जाता हूं एक और उसमें तो लोगों को लगेगा कोई डील हो गई है। डील हुई है कि नहीं हुई है, कि कब होने वाली है, कब पता चलेगा? शेख रशीद साहब भी कोई बयान दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? साहब खबर की है पहली बात तो ये है कि अगर तो मियां साहब बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन वो बोर्ड का रिजल्ट जो सामने आया उसके बाद तो मेरे में कोई बात छुपी नहीं रह गई कि वो दिल का जो आर्जा था, जो कह रहे थे कि दिल को लगी हुई है, हार्ट अटैक हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन बीमारियां हैं, जमीर भाई बीमारियां 90% लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं ना, हर किसी दूसरे आदमी की किडनी में पथरी होगी। वो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जाके वो लंदन का डॉक्टर ही निकालेगा। तो पाकिस्तान में जो 40 साल उन्होंने हुक्मरानी की है, यहाँ पे डॉक्टर इस काबिल भी नहीं है कि उसका इलाज कर सके। नंबर 1। नंबर 2 आप इस पे आते हैं। जी मियां साहब आदि मुजरम हैं, डील करने के, मामला तय करने के, वो इंटरनेशनल लोग भी पड़ जाते हैं, नेशनल लोग भी पड़ जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वजीर आजम इस वक्त इमरान खान है, जो कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं, ना कोई डील होगी ना डील होगी। खबर मेरे पास तो ये है कि नैब कवानीन मौजूद है, प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है। वो क्या है और वो नैब ने करना है, उसका हुकूमत से लेना देना नहीं है। मियां साहब कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, नंबर 1। मैं आपको मेरी बात सुन ले, मेरे पास जो खबर है, मैं जी बताइए। पैसे देने को तैयार हूं और उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मरियम को सियासत करने दी जाए, क्लीन चिट दे दी जाए, उसको क्लीन चिट दिलवाई जाए। नैब ने, चूंकि वहां पर अपीलें मौजूद हैं, कोर्ट मौजूद है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत अगर फर्ज करें, जैसे पुराने आदि मुजरम है, वो कभी वो सऊदीया को डाल लेते थे, कभी कहां से लोग आ जाते थे। अब बहुत सारी बातें चल रही हैं, तुर्की को डाल दिया। अभी भी कह रहे हैं जी वो तुर्की गए थे खान साहब। बिल्कुल हुकूमत तो इमरान खान साहब उनको डील ना डायलॉग, उस पर तो साफ बिल्कुल ब्लैंक लगा दिए। अब वो चक्कर है प्ली बार्गेन के सिलसिले में, वो डील भी करना चाहते हैं, मुल्क से जाना भी चाहते हैं, और वो देखे ना उनका सियासत में रह क्या गया है। पैकेज एक बात मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ उनका सियासत में रह क्या गया है। आईनी और कानूनी तौर पर मियां नवाज शरीफ अब मुल्क अमली पैसा देंगे सर, मेरी बात सुनिए, पैसा देंगे बिल्कुल, वो कहते हैं खाने का बिल नहीं देते, अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। देखे ना जहाँ अरबों लूटा है उनमें तो कुछ हिस्सा देना है, दे जाए। राजी नहीं, देखे ना आखिरी उम्र में मियां नवाज शरीफ जेल क्यों काटे? क्या वो शहबाज शरीफ के लिए और हमजा शहबाज के लिए जेल काटे? अगर उनको जेल काटनी पड़े तो अपनी बेटी के लिए काटे ना। तो बेटी भी इस वक्त रडार पे है, दोनों बेटे वैसे आपको पता इश्तिहारी हो चुके हैं, जो समधी हैं वो इश्तिहारी हो चुके हैं। तो खबर मेरे पास तो यही है कि पूरा खानदान जोर लगा रहा है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। सर एक चीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्ली बार्गेन में एडमिशन ऑफ गिल्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो मतलब छुपाई भी प्ली बार्गेन कैसी होती है कि आप किसी को बताएं ना। बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है। हाँ। माजी के अंदर भी जो प्ली बार्गेन हुई है वहां पर मुजरम ने वहां पर इतराफ जुर्म किया है। इतराफ जुर्म करने के बाद जो अमाउंट सेटल होती है इन बिटवीन नैब एंड द अक्यूज, वो वहां पर अदा की जाती है। इसलिए अब वो ना तो पाकिस्तान रहा है, ना वो मीडिया रहा है, ना वो पीटीवी का दौर है कि ये छुप जाएगा। उसको उनको इतराफ करना भी पड़ेगा
पैसे जमा भी करवाने पड़ेंगे, और ये कहें जी कि देखें ना, अब नैब के हाथ में तो नहीं है कि मरियम बीबी को सियासत करने दे, वो केस तो कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो सो खबर ये है कि मियां साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि पैसे ले लें, मेरी और मेरे खानदान की जान छोड़। देखिए खबर की बात, देखिए खबर की बात हो रही है बसर साहब, तो मैं भी आपको खबर के तौर पे एक बात कह सकता हूँ। देखिए एक बात आप मानेंगे, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, कितने दिनों से ये बात चल रही है ढील और डील की, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अगर थोड़ा सा भी कोई शायबा अगर ना होता तो ये बात इतनी आगे ना जाती। इत्तलात ये है कि फाइनली कतर और टर्की के दौरे के बाद ये मामलात आगे गए हैं, वहाँ पे किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब को कि कोई बीच का रास्ता तलाश कर लें। वो ये भी नहीं कहते कि जी 22 साल की आपकी स्ट्रगल जो है वो भी ज़ाया जाए, और जो आप कहते हैं एहतसाब करप्शन के ख़िलाफ़ वो भी रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिनका जिक्र आप करते हैं, जिनसे लेना है, वो कहते हैं कि भाई अगर यही सब कुछ करना था तो आपने ये अप्रैल 2016 से ये 3 साल और ये चौथा साल चल रहा है, ये आपने इतना मुल्क का वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, एनर्जी ज़ाया की, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, उसी वक्त कर देते। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक ख्याल अब ये भी है कि इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली बात है। अगर आप कहा जाए कि जी सिरे से कोई ऐसी बात नहीं, तो मेरी एक बात मुझे लगती है जो आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये बाला इमरान खान से बाला भी सब कुछ हो सकता है। अब ये कितना सच है ये मैं नहीं कह सकता। आई डाउट दैट। वैसे शाम साहब के बाला हो सके, लेकिन मैं एक बताऊंगा कि तो बसरा साहब पंजाबी कहते ना कि पतंगबाज होते ना, पेचा पै गया हुन, यहाँ ते खिंचना है या ढील, ढिल दे के तुसी बो काटा करना है या खिंच के कटना है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि हमेशा जब सऊदी अरब वो गए थे उस वक्त से लेके आज तक वो डिनाई कर रहे हैं। आप चीख लें जो मर्जी कर लें, बात यह है कि ये चीजें अब ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, मीडिया के सामने आनी चाहिए, और अगर कोई भी एतराफी बयान होता है तो वो भी पब्लिकली और स्टेट। शेख रशीद साहब ने एक जुमला, शकील शाह साहब ने कल बड़े गुस्से में ये बात कही है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलूंगा और 7 तारीख को मैं आके आपको लोगों को बताऊंगा, 7 को मिलूंगा यानी कल, 8 को बताऊंगा। वाकई अगर ऐसी बात है तो बताएं। दोनों भाइयों ने जो बात कही है ना, एट दी आज के दिन तक, इस वक्त जो आपका प्रोग्राम अभी चल रहा है, हम चारों कर रहे हैं, इमरान खान साहब को ना कोई मना सकता है, ना ही उनके पास ये लोग, इनमें जुर्रत है। हाँ, जो कह रहे हैं कि उनसे बाला हो जाए, इस दफा उनसे बाला भी नहीं होगी, नहीं हो सकती। जो बात होगी प्राइम मिनिस्टर के नोटिस और नॉलेज में होगी। और एक बात मैं फिर कह दूं, हमारा मौकफ तो ये, हमने मियां नवाज शरीफ से क्या लेना देना है, या मियां शहबाज शरीफ से क्या लेना है, हमजा से क्या लेना है, मरियम से, लूटा हुआ माल वापस कर दें भाई। जाएं आप लंदन, जाएं आप पेरिस, जाएं आप फ्रांस, जाएं अमेरिका, जाएं बच्चों को जरदारी साहब भी वापस कर दें। खास जरदारी साहब है, खास शौकत बसरा है, खास कोई भी है जमीन भाई, जिसने माल लूटा वो वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच शौकत बसरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक टू द शो। शौकत बसरा साहब भी वही बात करके गए जो हम सुन रहे हैं कि कोई डील जो है वो हो चुकी है। और ज़मीर साहब उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया जिससे मुझे याद आया, जब आपने भी हमें खबर बताई थी तो आपने कहा था क्लीन चिट मांगी जा रही है मरियम के लिए। आप क्या देखते हैं कि अब ये है कि नहीं है? और स्पेशली अब तो मैं कहना चाहूंगी नवाज शरीफ साहब ने जो कह दिया कि खाना बदोश तो बनाया हुआ है, ये ना बनाए, आप जेल भेज दें वापस। देखिए ये दो चीजें हैं। अब जो बसरा साहब ने भी कहा ना कि वो क्या किस लिए जेल जाएं, कि वो शहबाज शरीफ और हमजा के लिए छोड़ दें लेगेसी अपनी पॉलिटिक्स की। और ये वही बात है जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये इनके आपस में जितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमजा और मरियम एक दूसरे को नहीं भा सकते। और रीजन यही है, अब शौकत बसरा साहब क्योंकि ज्यादा टाइम लाहौर में होते हैं और पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनके बहुत से कॉन्टेक्ट ताल्लुकात पीएमएलएन में भी हैं, इस वजह से उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके लिए जेल चले जाएं या मुल्क बदर हो जाएं, कि अगर सियासी जो लेगेसी है वो हमजा के पास जानी है या शहबाज के पास जानी है। एक तो ये, दूसरी चीज जो आपने बात की है कि क्लीन चिट जो है ना ये उस वक्त से मांगी जा रही है जिस वक्त से पहला पनामा हुआ था, शाम साहब को याद है। और उस वक्त के आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि बच्ची है, बेटी है, हालांकि बहुत तमाम उंगलियां उस वक्त जो है वो मरियम नवाज की तरफ पॉइंट आउट हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो ये बच्ची है, इसको छोड़ में, ठीक है। और फिर उसके बाद के इवेंट्स है शाम साहब, अगर आप देखें कि परवेज रशीद और मरियम नवाज किस तरह एंटी चॉय निसार के ग्रुप एंटी चॉय निसार हो गए थे, और फिर वो जो एक गैप बढ़ते बढ़ते अब ये हालात यहां तक आ गए थे कि चॉय निसार ने कहा कि मैं किसी अपने से कम उम्र और बच्ची इसकी को यस मैडम या इस तरह नहीं कह सकता। एक चीज
अब जो आपने बात की खाना बदोश वाली, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब गए थे, ये उस वक्त से खाना बदोश खुद बने हैं, हमने नहीं बनाया इनको खाना बदोश। ठीक है, जो आप ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे खाना बदोश बना दिया, नहीं भाईजान, आप खुद खाना बदोश बने। और दूसरा, आपको ये किसने राइट दे दिया एक मुजरिम को कि आप बोलें कि नहीं मैं जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC नहीं जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा सर्विसेज अस्पताल से, और आपने क्या मुझे एक जगह से उठा के दूसरे अस्पताल। ओ भाईजान, आप ये चाहते हैं कि मामला खराब कर दें और उसके बाद फिर आप एक मजलूमियत की तस्वीर बनकर जो है लोगों के सामने आए। ये अब ऐसा नहीं होगा। आपने अरबों रुपए, करोड़ों, अरबों डॉलर, अरबों रुपए जो हैं इस मुल्क के देने हैं, वो आप देंगे तो मामला ठीक होंगे। अब ये नहीं हो सकता। और सर्विसेज अस्पताल में अब देखें क्या हुआ है, अच्छा खासा PIC जा रहे थे जहां पे सारे कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट्स और सब मशीनें, पहले शिकवा यही था। अब जब उन्होंने कहा कि जी आपकी अपनी डिमांड है, और ये इनके सारे लोगों ने कहा था कि जी आपको वहां भेज देते हैं, तो वो अब कहते हैं कि जी नहीं मुझे जेल भेजो। मैं सर, अब उन्होंने सही किया पंजाब हुकूमत ने कि उनको रख लिया सर्विसेज अस्पताल में, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का। कैच किया देखें ना, कैच ये लंदन जाने के लिए नहीं देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानत के लिए दरखास्त थी ना, वो एक हफ्ता के लिए डिले हो गई है। वो कब? अब अगले मंगल को लगेगी। अब वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि जी मुझे जेल भेज दें, तो वकला कहते हैं कि भाई अगर आपने वाकई को रिलीफ लेना है तो आपको फिर हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा, आप फिर जाएंगे जेल में। वहां से जाके तो आपके लिए कोई में तो रिलीफ मिला हुआ है, तो वो कहेंगे जी भी ठीक है, अगर आप जो जिस तरह के इलाज आप चाह रहे हैं, एक बेहतरीन अस्पताल है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, PIC जाने की ऑफर क्या जरूरत है। और अगर आपको आपके हार्ट का जो इशू है वो बता दिया उन्होंने कि एनलार्ज हुआ, लेकिन ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है, अगर ऐसी बात हो तो हम आपको बाकायदा एक जो हार्ट का अलग एक हॉस्पिटल है वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन बात है कि आप एक डॉक्टर्स के पैनल, इंडिपेंडेंट पैनल, हम ये तो नहीं कह सकते पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर सारे के सारे उनकी जेब में है या मेरी जेब में या आपकी जेब में, अगर उन्होंने सारा चेकअप करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट एक एक चीज, कितने टेस्ट हुए, मतलब वन गो में इतने टेस्ट हुए, बड़े कम लोगों के होते हैं। ठीक है, अल्लाह उनको सेहत दे, जो भी उनका इशू है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। उनका बाईपास हुआ है बहुत सारा, फिर ये भी कहा गया जी अंजाना का पेन हो सकता है, ये भी कहा गया कि जी उनको माइल्ड सा हार्ट अटैक हुआ जिसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ऐसा नहीं कि जिस बात एक बात जो मुझे उनकी जो है ना मुझे पूछने का वो है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर डील होती है तो वो इमरान खान की रजामंदी से या उनकी नॉलेज के बगैर नहीं होगी। एट द सेम टाइम ये भी बात कही जा रही है जो अपोजिशन ने की है कि उनसे तो किसी ने ये डील नहीं मांगी, तो इसके अंदर क्या ये देने की कैपेसिटी में भी नहीं है, वो कैपेसिटी में भी नहीं है। इसमें ये तो बहुत बड़ी बात है कि बार बार दो लोगों का स्टेटमेंट याद आता है जिसमें सबसे ज्यादा वजन वाला स्टेटमेंट है सरदार अयाज सादिक साहब जो फॉर्मर स्पीकर हैं, वो बार 2-3 दफा बात कह चुके हैं कि भी आप क्या बात कर रहे हैं कि जी हम NRO लेने जा रहे हैं, आपसे कौन NRO मांग रहा है, हमने NRO जिसने देना आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इन सो मेनी वर्ड्स वो ये बात कहने की कोशिश करते रहे जो आपको मुझे समझ आनी चाहिए कि जी कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कोई और ही करेगा, होता है नहीं होता, लेकिन उसकी तरफ वो जाना शुरू हो गए। देखिए बदलते औलाद में जो पिक्चर सामने आ रही है, जिस तरह गुफ्तगू हो रही, ठीक है झुंझलाहट के साथ हमने देखा बहुत मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इमरान खान का क्या इसके अंदर एक वाइटल रोल होगा, क्या वाकई उनकी रजामंदी ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखें सारी की सारी इमरान की पॉलिटिक्स इस बात पे बेस करती है, करप्शन की बुनियाद पे। अगर फर्ज करें मफरूजा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ये बात हो जाती है, उनको कोई NRO मिल जाता है, तो इमरान खान साहब किस पोजीशन में बैठ के हुकूमत करेंगे, अपने वोटर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, 1 पॉइंट एजेंडा करप्शन के खिलाफ, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट एक देखने वाला है सुंदस के हमारे माशरे में लोग कत्ल करा के भी ना जाके तो माफ़ी तलाफ़ी करा के तो कत्ल भी माफ़ करवा लेते हैं। हमारे यहाँ वो चौधरी शुजा साहब कहते हैं ना मिट्टी पाओ, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। एक बनासुल कौम, हमारी कौम का रवैया छोड़ो जी, दफ़ा करो जी, माफ़ करो जी, बड़ा अरसा भुगत लिया जी, छोड़ो। अब ये जो रवैया ना इसकी बुनियाद पे कहा जाता है। अब आपको याद है ज़मीर हमने जो बात की थी, आर्मी चीफ के पास गए थे लेके, और उन्होंने भी कहा था, बड़ा उनके भी दिल में थोड़ा सा रहम आया जब वालदा उनकी रोते हुए गई, कहलवाया गया, जो भी बात हुई थी, मतलब उन्होंने फाइनली कहा कि भी आप फिर बताएं आप। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि चोरी एक हद ऑफेंस है, कत्ल ताज़ीर ऑफेंस है, उसमें डिस्क्रेशन है आपके, आपको कोई माफ कर दे, आपके साथ कोई वो कर ले, लेकिन अगर बात करो बड़ा जुर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है शाम साहब, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नाउ और नेवर वाली बात है। अब इस वक्त ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े चोर लूटे हुए, जिन्होंने अरबों डॉलर्स बना के दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स में आपने स्काई स्क्रैपर्स बनाए हुए हों, आपके बच्चे जो हैं वो बादशाहों की तरह दुनिया भर में रह रहे हों, और इस मुल्क
मुल्क में गरीब आदमी को सेहत ना मिले, गरीब आदमी को तालीम ना मिले, गरीब आदमी को पीने का साफ पानी ना मिले, और आप प्रोजेक्ट्स लगाएं, ऑरेंज का जवाब एक ब्रेक का टाइम है, ऑरेंज का बनाएं और आप मेट्रो बनाएं जो नजर आए सिर्फ बादशाह। एक ब्रेक के बाद सिर्फ एक लाइन ब्रेक बाद में, इसके लिए जो अदारे हैं ना उनकी तरफ से एक बयान आ जाना चाहिए जी, नथिंग डूइंग, किसी का लाभ नहीं कुछ हो रहा। फिर बात एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। जमीर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर हम इकोनॉमी की तरफ आएंगे। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, जो शाम साहब ने कहा ना कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, वहां पे मुझे नहीं मालूम दूसरी से आना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इमरान खान साहब को एक दफा फिर मुल्क और कौम को जो है कॉन्फिडेंस में लेना होगा और बताना होगा कि वो किसी भी तरह की जो अपने 22 साल की जो उनकी स्ट्रगल है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरा क्विकली मैं ये बोलूंगा कि इस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, आई हैव गॉट ऑल द होप्स इन इट एंड आई एम श्योर, क्योंकि उनका एक पहला फैसला अगर आपको याद हो शाम साहब, उन्होंने इनको नवाज शरीफ की फैमिली को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है और ये गॉडफादर है पाकिस्तान का। तो मैं ये समझता हूं कि आई हैव गॉट ऑल द होप्स एंड मतलब कि ये जो है ना इंसाफ इस दफा मिलेगा ही मिलेगा, मंतकी अंजाम पे जाएगी। बिल्कुल। एहतशाम साहब मुझे बताइएगा, शेख रशीद साहब ने अब ये कह दिया है कि IMF के पास हम जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि अभी तक कंफ्यूजन क्या है। ये अभी तक जो सऊदीया के पास गए या जितने भी दोस्त ममालिक ने हेल्प किया, ये इसीलिए नहीं था ताकि हम एक बेहतर नेगोशिएशन टेबल पे हों, तो अब दोबारा इसमें अभी भी शक व शुबात है कि IMF के पास जाएंगे कि नहीं? देखिए सुंदर, ये बात बार बार हो चुकी है बात कि फायर फाइटिंग इनिशियल जो करने की ज़रूरत थी और बड़ी सक्सेसफुली उन्होंने इमरान खान साहब ने की और उसको हमारे आर्मी चीफ ने भी सपोर्ट किया, वो भी साथ साथ गए मुख्तलिफ जगहों पे। देखें जो डिफ़ॉल्ट की बात आ रही थी ना, अब जब आपके पास $11 बिलियन आपको एक फिस्कल गैप एक्सटर्नल फ्रंट पे चाहिए था, वो पैसा ना आता तो फिर क्या होता? फिर आप तो मारे गए थे खुदा ना खास्ता। वो पैसा आ गया टोटल अब 14.5 आ गया। मैं उसी 14.5 बिलियन रुपया जो है ना, वो डॉलर जो है ना आपको मिल गए कैश भी और डेफिट पेमेंट के तौर पर भी तेल के हवाले से। अब देखिए अहम सवाल ये कि आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी मुझे माजरत के साथ जाना पड़ेगा IMF के पास। ज़मीर देखें, बात है कि IMF के पास जाने के लिए जितने प्रायर एक्शन करने थे आप तो वो कर रहे हैं। आपने 30% आपने देखा डिवैल्यूशन कर दी, आपने अपने रुपये की आपने कर दी। आपने बिजली गैस जिस तरह प्राइसेस आपने बढ़ाई हैं, ठीक है, इसी तरह से आप हर सेक्टर में आप सब कुछ किए चले जा रहे हैं। हाँ, एक बात उनकी है जो कहते हैं ना असद उमर साहब कि मैं आपको बता दूं कि जी असल बात क्या कह रहे हैं तो आपका सर छत पे लगेगा, वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो हर आदमी आपको कहेगा, आपका टैक्स बेस दुनिया के कमतरीन मुल्कों में आता है, फिर टैक्स बेस आपने क्यों नहीं बढ़ाया? पिछली हुकूमत में नहीं बढ़ाया। और इमरान खान साहब का तो ये दावा भी है कि मैं डबल करूँगा, यानी 8 ट्रिलियन 8,000 अरब रुपये मैं करूँगा। अब उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहले 6 माह में 172 अरब रुपये का रेवेन्यू शॉर्टफॉल, अब 6 माह में 192 अरब रुपये का हो चुका है। नहीं लगता किसी तरीके से भी ये रेवेन्यू जो है ना, ये टारगेट है पूरा हो सकेगा। अब होना ये था कि इनोवेशन होती, कोई तरीकाकार होता कि भाई कोई फौरी तौर पे आप तय करते कि आप टैक्स को ब्रॉडन करने के लिए क्या करेंगे। आप नए टैक्स पे तलाश करते, नए सेक्टर जिसको आमतौर पे कहा जाता है कि जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप लगाते, उस पर आते। जो नहीं लगा रहे, लैंडेड जेंट्री हमारी कहते हैं बहुत अमीर है, आज भी आपका GDP का 23% है एग्रीकल्चर, उसको लेके आते, सर्विस सेक्टर को ब्रॉडन करते। वो हिडन सेक्टर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा नहीं टैक्स दे रहा आपको, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे आप टैक्स लें। इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, माचिस पे भी आप एक आम आदमी दे रहा है, बैलेंस 100 रुपये का, उस पर भी वो टैक्स दे रहा है, पानी की बोतल पे भी दे रहा है, हर चीज़ पे दे रहा है। वो तो आज भी 70% आपके इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स लगाने की ज़रूरत है, आप तरीकाकार तय करें। जो लोग टैक्स नहीं, अब ये नहीं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे आपने, जो नहीं देते टैक्स नेट में लेके आए। क्यों? आपकी पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी आपकी, देखें ना, आपकी इकोनॉमी $330 बिलियन की है, वो कहा जाता है ब्लैक इकोनॉमी, यानी पैरेलल इकोनॉमी उससे बड़ी हो गई है। अब मैं देख रहा था कुछ लोग कहते हैं जी ब्लैक इकोनॉमी को आपने रोका उनके खिलाफ तो ये जो इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने नौकरियों पर रखा वो ख़त्म हो जाएगी। भाई कभी तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी करनी पड़ेगी ना। ये IMF आपको यही कह रहा है। हाँ, निगोशिएशन आप कर सकते हैं, आप सख्त चीज़ें भी निकाल सकते हैं, लेकिन IMF ही, मैं ज़ाती तौर पे बड़ी दानादारी समझता हूँ कि जो खिलवाड़ इकोनॉमी के साथ हुआ है वो वही आपको डायरेक्शन देंगे, आपको करना पड़ेगा। एक दूसरे को आपको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो चाहेंगे जी इंश्योर करें, आप वापस कैसे करें? बिल्कुल। लेकिन अच्छा मुझे ज़मीर साहब बताएगा कि मुझे समझ नहीं आती कि चाहे एहसन इकबाल साहब हैं, चाहे मोहम्मद जुबैर साहब है, वो आके कहते हैं हम भरे हुए
बड़े खजाने छोड़कर गए थे। ये तो आप देखें ना, इस गवर्नमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी के साथ जो हुआ है, मतलब डू दे रियली भरे नॉट हुए नो? खजाने ये छोड़ के गए थे मोहम्मद जुबैर और एहसन इकबाल साहब और ये इसहाक डार साहब जो समधी आला हैं, जो अब इस वक्त मफरूर होकर बैठे हुए हैं और आगे से कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि जी आपने क्या किया है, तो कहते हैं कि जी मेरे जाने के बाद आखिरी चंद महीनों में ज्यादा खराबी हुई थी। और थी तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ही ना उस वक्त, जो भी थे, मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे मेरा ख्याल में, क्यों शाम साहब। अब मजबूरी हमारी इस वक्त ये है कि जो ये सत्यानाश करके गए, जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़ा के गए, और जो जिस तरह जुबैर साहब की, मतलब मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, ही हैज द ऑडेसिटी के लिखने के लिए कि जी हम खजाने भर के गए थे, हम ये करके गए थे, हम वो खुदा का खौफ करें अगर ये करके गए होते। आज अवाम के ऊपर 146% इंक्रीज जो गैस के बिलों में आए। और सुंदर, हम ये कल इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल इस हुकूमत से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल उनसे बनता है कि भाईजान आप जो करके गए हैं उसकी वजह से आज ये अवाम भुगत रही है, जिसकी वजह से आप अब एड़ियां रगड़ रहे हैं कि जी हम IMF के पास जाएं या ना जाएं। शाम साहब एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना सा बात करूंगा कि ये जो इन्होंने कहा था कि जी इतने खजाने देके गए थे, 2012-13 में जब इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त $2.3 अरब था जी करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये जब गए हैं तो इसमें इजाफा करके गए 19 बिलियन। अब ये चीजें जो है, ये आम आदमी को, मुझे नहीं समझ आती कि आम आदमी को ये समझ आएगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था, ट्रेड डेफिसिट क्या था, फाइनेंशियल सर्कुलर डेट क्या था, फलां क्या था। बात ये है कि आपने सत्यानाश किया और उसकी वजह से आज अवाम भुगत रही है। और करेक्शन मेजर्स जो ले रहे हैं उसमें ताखीर हो सकती है, उसमें परेशानी हो सकती है, उसमें लेट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मौजूदा फाइनेंशियल टीम की, लेकिन कसूर है शाम साहब, ये जो जुबैर साहब कह रहे हैं ना कि हम खजाने भर के गए थे, ये कसूर उनका ही है कि जो सत्यानाश करके गए थे 5 साल इकोनॉमी का। उनका आर्टिकल मैंने देखा, एक उनके और खिलाफ एक आर्टिकल आया जो उसमें बड़ा वजन है, जिसने भी एक नौजवान आदमी, ठीक है। देखिए बात यह है कि आज आके ज़मीर एक बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी हमने कर्जे लिए, मान लिया हमने लिए, अब कर्जे 30 ट्रिलियन रुपीस तक के चलेंगे। साथ कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जब से आई इसने 2.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा ले लिया। भाई मैं ये कहता हूँ कर्जा ले लिया, आपका फिगर बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक का फिगर है। भाई सवाल ये है कि आप जो वही ज़मीर ने बात की कि जो हालात इतने ख़राब करके चले गए थे उसके बाद क्या होना था। इस हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट पे भी कट लगाया। आप जिस तरीके से बेल्ट टाइटनिंग हो सकती थी वो की इन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो कम हो सकते थे वो किए। इसके बावजूद मामलात चलाने के लिए एक जिसको कहते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। लिहाजा स्टेट बैंक से आप कर्जे ले रहे हैं और लेंगे जब तक कि आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकें। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करना मेरा ख्याल है जुबैर साहब बड़ा अच्छा लगता है। आप तो ये भी कहते रहे कि जी 6% हमारी ग्रोथ रेट थी, IMF कहता था 4.5% है। आप कहते थे जी फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है ना वो हमने 3.5% कर दिया। वो भी लोगों ने कहा आप झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, फिगर फजिंग करके आप ये किया करते थे। आप 200 अरब रुपये के आज तक आपने रिफंड एक्सपोर्टर के रोके, वो पैसा आप नहीं देते थे। डेवलपमेंट बजट पे आपने कट लगाया, जो पैसा लगाते थे वो आधा देते थे, आधा नहीं देते थे। दिस इज हाउ यू ट्राई टू एक क्विकली मैं साहब बात बोलूंगा कि बिल्कुल क्विकली कि इन्होंने कहा है कि जी जो पॉलिसी रेट इंक्रीज किया था 5.75 टू 7.5 बिटवीन जनवरी अगस्त 2018, उसकी वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई, तो मतलब ये इनको मालूम था कि हम आइंदा हुकूमत में नहीं आ रहे, और उस दिन से इन्होंने तबाही फेरना शुरू कर दी थी कि आने वाली हुकूमत जो है उनके लिए इतने बुरे हालात हों कि वो जो है दर बदर ख्वार चाहे अब हम बेल्ट टाइटनिंग कहें, ऑस्टेरिटी मेजर्स कहें, या हम इसको जितना कुछ भी हम सफर कर रहे हैं, वी विल हैव टू, क्योंकि जो हमें मिला था उसको ठीक करने के लिए इतना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। टाइम हमारा जो है वो खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।